तो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज थियरीज एक्सप्लेनिंग बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेसिक्स और आइसोमेरिज्म हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उन लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी। अभी फोकस करते हैं आज के टॉपिक पे। तो हमें बेसिकली 3 थियरीज के बारे में पढ़ना है, वर्नर्स थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी। स्टार्टिंग विथ वर्नर्स थियरी। सर एल्फ्रेड वर्नर ने बहुत से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फिजिकल और केमिकल बिहेवियर्स को स्टडी किया थ्रू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स एंड उन्होंने प्रपोज किया कि मेटल्स 2 वैलेंसीज शो करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, एनायंस के थ्रू सेटिस्फाई होती हैं एंड ये मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट की इक्वल होती हैं। वहीं सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है, डायरेक्शनल होती है, लिगेंड्स के थ्रू सेटिस्फाई होती हैं एंड ये मेटल्स के कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखो तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है 3 और सेकेंडरी वैलेंसी है 6। ये थियरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बॉन्डिंग फीचर्स को एक्सप्लेन करने वाली पहली थियरी थी, लेकिन इस थियरी ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए, जैसे कुछ ही एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बना पाते हैं, इन कंपाउंड्स के बॉन्ड्स में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों होती हैं, इन कंपाउंड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं। अब इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से अप्रोचेस रखे गए, उन्हीं में से एक हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी, जिनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी के साथ। वीबीटी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ और मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्म होता है। ये सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम अपने n-1d, ns, np और nd ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करता है, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का सेट बनता है उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, dsp2 की स्क्वायर प्लेनर, sp3d की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 की ऑक्टाहेड्रल, d2sp3 की भी ऑक्टाहेड्रल। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक में n-1 वाला d यूज़ होता है तो उसे इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वहीं दूसरे में n वाला d यूज़ होता है तो उसे आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक और पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग फीड लिगेंड्स जैसे NH3, Cn- और CO इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स्ड पेयरिंग करवा देते हैं। अब इस थ्योरी को समझने के लिए एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, CONH3 3+। यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो हम CO की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे और उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे तो हमें CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। यहाँ हमारे पास है 3d, 4s और 4p ऑर्बिटल्स। 4d भी है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अब 3d में है 6 इलेक्ट्रॉन्स और ध्यान से देखो तो लिगेंड है NH3 जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा। अब हमें चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल्स, कितने? इस केस में 6, क्योंकि 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, 2 d ऑर्बिटल्स लेंगे, एक s ऑर्बिटल लेंगे और 3 p ऑर्बिटल लेंगे। टोटल हो गए 6। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी d2sp3, स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। सिंस इनर d यूज हुआ है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो डायमैग्नेटिक और कलरलेस रहेगा। एक और सिमिलर एग्जांपल लेते हैं, CrNH3 3+। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो हम Cr+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। यहाँ भी हमारे पास है 3d, 4s और 4p ऑर्बिटल्स, बट 3d में है 3 इलेक्ट्रॉन और सिंस NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग फोर्स करेगा। लेकिन पेयरिंग करने के बाद अगर हम 6 ऑर्बिटल निकालें तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी d3sp2, जो कि वैलिड तो है नहीं, या तो d2sp3 होगा या तो sp3d2 होगा, d3 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये तीसरा d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ ही नहीं होना है तो पेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि अनपेयर्ड कंडीशन में एनर्जी लो रहती है। तो एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी d2sp3, स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। इनर d यूज़ हुआ है लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक होगा और कलर्ड भी रहेगा। तो इसी तरह तुम VBT का यूज़ करके किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हो। इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए ट्राई करके देखना। बट केमिस्ट्री के हर थ्योरी की तरह इस थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे इसने ये तो बोला कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स पेयरिंग फोर्स करते हैं, लेकिन इसने स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया कि पेयरिंग क्यों करवा देते हैं। ये मैग्नेटिक बिहेवियर का कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देता है, इसमें बहुत सारे अजम्पशंस थे। अब इन शॉर्टकमिंग्स को
एड्रेस करने के लिए एक नई थियरी आई, क्रिस्टल फील्ड थियरी। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है जिसमें मेटल लिगेंड बॉन्ड को प्योरली आयोनिक समझा जाता है। एनायनिक लिगेंड्स आर लाइक पॉइंट चार्जेस, न्यूट्रल लिगेंड्स आर लाइक डाइपोल्स। अब एक आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। दैट मीन्स सभी की एनर्जी सेम रहती है और ये डीजेनरेसी मेंटेन्ड रहती है एक स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में। बट लिगेंड्स के कारण जो फील्ड बनती है वो एसिमेट्रिकल हो जाती है एंड हेंस डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी स्प्लिट हो जाती है। कैसे स्प्लिट होती है वो फील्ड पे डिपेंड करता है, आओ देखते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो लिगेंड्स होते हैं वो टूवर्ड्स द एक्सिस डायरेक्टेड होते हैं। हेंस dz² और dx² - y² जो वैसे ऑर्बिटल्स हैं जो अलोंग द एक्सिस रहते हैं वो ज़्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे एंड हेंस उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। वहीं dxy, dyz और dzx जो वैसे ऑर्बिटल्स हैं जो बिटवीन द एक्सिस रहते हैं वो कम रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे एंड उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इस तरह से डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी स्प्लिट करती है और हमें मिलते हैं लोअर एनर्जी के 3 ऑर्बिटल्स जिसे T2g सेट कहते हैं और हायर एनर्जी के 2 ऑर्बिटल्स जिसे EG सेट कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और जो एनर्जी सेपरेशन है उसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी AKA CFSE। अब ये था ऑक्टाहेड्रल फील्ड का केस। अगर बात करें टेट्राहेड्रल फील्ड की तो उसमें लिगेंड्स बिटवीन द एक्सिस डायरेक्टेड होते हैं, हेंस स्प्लिटिंग इन्वर्ट हो जाती है, T2 सेट ऊपर E सेट नीचे। इसमें जो एनर्जी सेपरेशन होता है वो ऑक्टाहेड्रल वाले के केस से कम होता है सिंस इसमें 4 ही लिगेंड्स इन्वॉल्व होते हैं। मैथमेटिकली CFSE फॉर टेट्राहेड्रल फील्ड इज 4/9 टाइम्स द CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब जो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ये 4 मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जितना ज़्यादा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा CFSE। दूसरा, नेचर ऑफ मेटल, 5D सीरीज का सबसे ज़्यादा होता है, देन 4D, देन 3D। तीसरा, नंबर ऑफ लिगेंड्स, जितने ज़्यादा लिगेंड्स उतना ज़्यादा रिपल्शन उतना ही ज़्यादा CFSE। और आखिरी में आता है नेचर ऑफ लिगेंड्स। इन जनरल कुछ ऐसा ऑर्डर रहता है, इसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं। ऊपर मैंने वीक फील्ड लिगेंड्स लिखे हैं और नीचे वाली रो में है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब CFT के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स। इसमें 2 केसेस आते हैं। पहला, अगर CFSE पेयरिंग एनर्जी से कम हो और दूसरा, अगर CFSE पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो। पेयरिंग एनर्जी अगर तुम्हें नहीं पता हो तो वो रिप्रेजेंट करता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में पेयर करने के लिए चाहिए होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखें तो ऑब्वियसली D1, D2 और D3 के केस में तो सिंपल रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी वाले T2g ऑर्बिटल को सिंगली फिल करेंगे। D4 में 2 केसेस हैं। पहले वाले केस में सिंस CFSE कम है पेयरिंग एनर्जी से तो 4th इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में जाना प्रेफर करेगा। वहीं दूसरे केस में सिंस CFSE ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो 4th इलेक्ट्रॉन के लिए T2g ऑर्बिटल में ही पेयर कर लेना एनर्जेटिकली फेवरेबल रहेगा। अब इसके बाद D5, D6 और D7 सेम कॉन्सेप्ट से फिल होंगे दोनों केसेस में एंड D8, D9 और D10 का कॉन्फ़िगरेशन वापस से दोनों केसेस के लिए सेम सा हो जाता है। टेट्राहेड्रल वाले केस में CFSE इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है, हेंस पेयरिंग की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस। इसमें क्या होता है, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी ज्योमेट्री थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है जिससे उनकी सिमेट्री और एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसका रीज़न है अनसिमेट्रिक फिलिंग ऑफ EG एंड T2g ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक सिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन EG के dz² ऑर्बिटल में है तो स्ट्रक्चर में इलोंगेशन आ जाती है। वहीं अगर वो इलेक्ट्रॉन dx² - y² ऑर्बिटल में है तो स्ट्रक्चर में कंप्रेशन आ जाती है। अब यहाँ याद रखने वाली बात क्या है कि ये इफेक्ट कौन से केसेस में नहीं होता है। सिंपल है, इसका रीज़न था अनसिमेट्रिक फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाँ पे सिमेट्रिक फिलिंग होगी वहाँ ये इफेक्ट एब्सेंट रहेगा। जैसे हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड या दोनों भी हो सकते हैं, T2g फुल फिल्ड रहे और EG हाफ फिल्ड हो जाए। तुम इन केसेस का बनाकर भी देख सकते हो। अभी मैंने बताया था कैसे फिल करना होता है स्प्लिटर ऑर्बिटल्स में। अभी आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स होमोलिप्टिक कार्बोनाइल्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, पेंटा कार्बोनाइल आयरन, डेगा कार्बोनाइल डाईमैंगनीज। इसमें 2 स्क्वायर पिरामिडल एंटिटीज़ होती हैं जॉइंड बाय अ मैंगनीज मैंगनीज बॉन्ड। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट।
इसके दो स्ट्रक्चर्स इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक में डायरेक्ट कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड होता है और दूसरे में कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड दो CO ग्रुप से ब्रिज रहता है। अब इन मेटल कार्बोनाइल्स की खास बात क्या होती है कि इनका जो मेटल कार्बन बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा और पाई दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बोनाइल कार्बन से मेटल के वैकेंट d ऑर्बिटल में लोन पेयर के डोनेशन से, और मेटल कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल के फिल्ड d ऑर्बिटल से CO के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन से। इसे कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसके कारण मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथन हो जाता है, लेकिन सिंस CO के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स गए तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है। सिनर्जिक इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटल के चार्ज डेंसिटी के। अब इसके बाद आता है हमारा आखिरी टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहला है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में सिग्निफिकेंस। तो जो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है, सिमिलरली हेमोग्लोबिन आयरन का और विटामिन B12 कोबाल्ट का। इसके बाद है मेडिसिनल केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंस। तो सिस प्लेटिन नाम का कॉम्प्लेक्स ट्यूमर्स के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। EDTA का यूज लेड पॉइजनिंग को ट्रीट करने में करते हैं। इसके बाद हमने मेटलर्जी में पढ़ा था सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता था, एंड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में एक कैटलिस्ट यूज होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, जो कि एसेंशियली रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो इतनी ही चीज़ें थी इस चैप्टर में। आई होप तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली होगी। अगर हाँ, देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है कंटेंट, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।